नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज मैं नेबरिंग कंट्री सीरीज के तहत नेपाल को प्रारंभ करने जा रहा हूं और इससे पहले हम समुद्री सीमा बनाने वाले 3 देश मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम के चलते हुए अब मैं आपसे नेपाल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो नेपाल पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। पेपर के हिसाब से देखें, आपके पुराने एग्जाम को एनालाइज करें तो उससे हमें ये पता लगता है कि हालांकि नेपाल एक छोटा देश है लेकिन उस पर क्वेश्चनों की भरमार ज़्यादा रही है। और हाल फिलहाल यदि हम नेपाल को देखकर नेपाल के बारे में बात करें तो काला पानी नामक एक विवादित क्षेत्र के कारण भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में तनाव नज़र आ रहा है। इसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे होंगे और इससे संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको करंट जीके के माध्यम से अवेलेबल भी कराई हुई है। देखते हैं इस पर आगामी क्या पड़ाव बनता है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने ये नेपाल का मैप है। यदि मैं आपसे कहूँ ये इस टाइप का, ये जो ब्लैक है ये नेपाल है और ये जो है ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, इंडिया है, ये इंडिया में पड़ता है। ये जानबूझकर वर्तमान स्थितियों को जोड़ने के लिए अपनों ने प्रदर्शन किया है। यदि हम देखें ये इंडिया है, यहाँ भी इंडिया की सीमा है और इधर जो है चाइना है। इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ सिक्किम आएगा और इस साइड में भूटान आएगा। लेकिन भूटान की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती है, ये ध्यान रखें। नेपाल की सीमा सिर्फ 2 ही देशों को स्पर्श करती है, एक चाइना है और एक इंडिया है। अब चाइना और इंडिया बड़े बड़े राष्ट्र हैं और ये छोटा राष्ट्र है, इस कारण से नेपाल को एक बफर स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है। तो एक हेडिंग डाल दीजिए नेपाल, एक लाइन लिख दीजिए। एक तो इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है विश्व की छत। विश्व की छत को कहना इसलिए माना जाता है क्योंकि आप जानते हो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको विश्व की छत नाम दिया गया है। हालांकि जो पामीर का पठार होता है उसको भी विश्व की छत कहा जाता है। वो पठार के संबंध में है और ये देश के संबंध में है, इसके लिए कोई कंफ्यूजिंग ना रखें। अब हमने कहा इधर चाइना है, इधर इंडिया है, तो 2 बड़े राष्ट्रों के बीच में ये राष्ट्र है, तो इसे बफर स्टेट का दर्जा दिया गया है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट, अब स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, देश, जैसे अमेरिकी राज्य ऐसे बोला भी जाता है, ध्यान रखना ये शब्द गलत नहीं होते हैं। तो बफर स्टेट है। एक चीज और, यह एक स्थल आवर्त देश है। इसको कहते हैं लोकलैंड कंट्री। लोकलैंड कंट्री का मतलब ये होता है, देखिए द्वीप क्या होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है। प्रायद्वीप क्या होते हैं जिनकी जो सीमाएं होती है स्थल और जल दोनों के द्वारा होती है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, जैसे इंडिया। जबकि ऐसे देश जिनकी सीमा जलीय सीमा नहीं होती है, अब आप नेपाल को देखोगे इसके आसपास कोई जलीय सीमा नहीं है। इधर चाइना है, इधर इंडिया आ गया और इधर आपका सिक्किम आ जाएगा और इस तरीके से कोई भी जलीय सीमा नहीं बनती है। इसी कारण से इसको स्थल आवर्त देश कहते हैं, लोकलैंड कंट्री। लोकलैंड, लैंड के द्वारा लोक, क्लियर? इस स्थिति में आप समझ सकते हो। अब देखिए नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी का गुलाम नहीं हुआ, आज तक किसी का गुलाम नहीं माना जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। जैसे अपने ब्रिटेन के रहे थे ना, वैसे नहीं रहा।
जो किसी का गुलाम नहीं रहा। अर्थात यह अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, और इस स्थिति में मैंने कई जगह देखा है ये, और आपको भी उसी धारणा के तहत चलना है। नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। गुलाम का मतलब यहाँ उपनिवेश से है कि कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। ये जैसे हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं ना, वैसे नहीं रहा। इस स्थिति में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। लेकिन नेपाल में जो पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे वो दिसंबर में हुए थे, और दिसंबर में लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे। एक दिन में तो चुनाव हुए नहीं है, लेकिन 21 दिसंबर को लोकतांत्रिक चुनावों की एक तिथि मानी जाती है। इस कारण से कुछ लोग या स्थानीय लोग कह सकते हो 21 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आप इस रूप में, यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 21 दिसंबर को मनाता है। ये लोकतांत्रिक चुनावों के संबंध में है, वैसे नहीं है। ये कभी डिपेंड नहीं रहा, उपनिवेश नहीं रहा किसी का। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए। आप सिर्फ ध्यान रखें, नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस 21 दिसंबर को मनाता है। ये शायद आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ चुका है एसएससी में, तो उसी वे से आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखें ये चीज़ें। लेकिन मैं वापस रिपीट कर दूं, ये किसी का उपनिवेश नहीं रहा। एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में नेपाल अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और वो लोकतांत्रिक चुनावों के संबंध में है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी आगामी चर्चा करते हैं। अब मैं नेपाल की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन। देखिए यहां पर इस साइड में काठमांडू है। आप जानते हो ये जो काठमांडू है ये नेपाल की राजधानी है। और ये सबसे बड़ा नगर भी है नेपाल का। क्लियर? दो देशों से है, दो देशों के साथ सीमा बनाता है, इंडिया और चाइना। अब देखिए यहां कुछ बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं, बहुत ही गंभीरता से समझना इसको। देखिए ये जो स्थान है इधर, यहां पर, ये उत्तराखंड का स्थान है। ये इसका नाम है, ये है धारचूला। धारचूला भी बोल देते हैं, कई धारचूला भी बोल देते हैं। ये है उत्तराखंड में पड़ता है, इंडिया का है ये। और इस साइड में यहां पर ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, और ये वाला जो एरिया है इधर चाइना का है। यहां पर एक पास है, आप दर्रा कह सकते हो, और इस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख पास इस दर्रे का नाम है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना। लिपुलेख दर्रे के बारे में आपको मैंने करंट जीके में बता चुका हूं कि यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। ऑब्वियसली बात है, ये तिब्बत वाला एरिया है। ये मानसरोवर का द्वार बोलते हैं इसे। ये जो लिपुलेख दर्रा है, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं मानसरोवर का द्वार। हालांकि इन चीजों की चर्चा कर चुका हूं। ये तिब्बती क्षेत्र है। क्लियर? आप लिख सकते हो, ये तिब्बती क्षेत्र है इधर। तो हमने लिपुलेख दर्रे के बारे में ये जान लिया कि ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है।
क्लियर। अब ये जो बीच में आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो है ये है काला पानी। काला पानी स्थान का नाम है, ये काला पानी। अब देखिए गौर से समझना मेरी बात को, ये जो काला पानी है, क्लियर, इसकी ये विवादित है। ये विवादित कैसे है? नेपाल कहता है ये हमारा है और भारत कहता है ये हमारा है। क्लियर। ये वर्तमान में अखबारों में आप सुन भी रहे होंगे। तो आप यहां पर सिर्फ एक ही बात लिख दीजिए, यह वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है। क्लियर। नेपाल इस पर अपना अधिकार मानता है। अब नेपाल अपना अधिकार मानता है, उसके अपने व्यूज है, इंडिया के अपने व्यूज है, उस पर नहीं जाते हम, उस पर नहीं जाते। उस पर हम जब करंट जीके में मैं प्रयास करूंगा कि वहां पर आपको एक टॉपिक अवेलेबल करा दूं। नेपाल इस पर अपना अधिकार मानता है। आपके टाइप का जो मैं यहां क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए, ये मेरा जीके का पोर्टल है, जीके का प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखना। यहां सिर्फ मैं आपको कोई हिस्ट्री नहीं बताने जा रहा, ना ही कोई मैं ज्योग्राफी बताने जा रहा हूं। यहां सिर्फ मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दे, कई लोग बोल देते हैं कि ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ऐसा बताइए, वैसा बताइए, अधूरा ज्ञान खतरनाक ज्ञान होता है। हमें वहां नहीं जाना। मैं एक टीचर हूं और एक एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जीके का प्लेटफॉर्म है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो नेपाल इस पर अपना अधिकार मानता है। आपके जो यहां क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि काला पानी किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है। क्लियर। जैसे पुराने पेपर देखें, सर क्रीक किन देशों के मध्य विवादित है, इस तरीके के क्वेश्चन बने। तो भारत पाकिस्तान के मध्य। इसी तरीके से आप यहां एक लाइन लिख दीजिए, नेपाल व भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है ये। क्लियर। अब इसकी स्थिति की बात करूंगा मैं आपके साथ। इसकी स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें भी कई लोग क्या दिशाओं को मानते हैं, दिशाओं को गड़बड़ी कर जाते हैं। दिशाएं वास्तव में 8 प्रकार की होती है। या आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, 8 प्रकार की दिशाएं दे रखी है। तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों की कंफ्यूजिंग होनी जरूरी है। लेकिन किस किस संबंध में दिशा है, कैसी दिशा है। यदि आप कहीं खड़े हो तो आप किसके सापेक्ष आपकी दिशा है, उस पर डिपेंड करेगा ये। इसी तरीके से काला पानी को गौर से देखिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। यदि मैं 2 बात कहूं, मैं 2 बातें यहां लिखाने जा रहा हूं। इसकी स्थिति जो है, भाई आपसे कहते कहां है, क्या मैं ये कह दूं नेपाल के पश्चिम में, नेपाल के पश्चिम में। अब गौर से देखिए, ये नेपाल है, इसके पश्चिम में भाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम स्थिति में देखेंगे हम इसको। नेपाल के पश्चिम में है। ओवरऑल एशिया नहीं देख रहा मैं, एशिया नहीं कह रहा मैं आपको, ध्यान रखना, नेपाल के पश्चिम में है। अब आप देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं दूसरी स्थिति, ये लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रे के दक्षिण में, साउथ में। अब देखिए 2 दिशाएं बन गई। कहीं आपको मिल जाएगा कि ये दक्षिण में, आप कहोगे ना 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 ये तो पश्चिम में है। तो मैप को समझिए, उसके बाद में बात की जाती है। अब आप इस गौर से देखोगे, हमने किस स्थिति में दक्षिण कहा, हमने किस स्थिति में पश्चिम कहा। क्लियर। ये ध्यान रखिए। अब यदि इस काला पानी को मैं उत्तराखंड के संबंध में देखूं, हालांकि जानना नहीं है, लिखना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तराखंड की स्थिति में कहूं तो ये उत्तराखंड के पूर्व में है। ऐसी स्थितियां होती है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये। क्लियर। तो आप इन 2 स्थितियों को ध्यान रखें। ये जो काला पानी है नेपाल के तो पश्चिम में है और लिपुलेख दर्रे के दक्षिण में है। अब आप हाल फिलहाल सुन रहे होंगे, मैंने आपको बताया भी था
कि यहाँ से धारचूला उत्तराखंड से ये जो लिपुलेख दर्रा है, इसके यहाँ पर भारत जो है एक सड़क का निर्माण कर रहा है, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेंटर खोला जा रहा है चाइना और इंडिया के समझौते के तहत। तो उस सड़क का निर्माण जो जब ऐसे हो रहा है तो फिर नेपाल उसका विरोध कर रहा है कि ये तो हमारा क्षेत्र है। तो इनके जो विवाद का कारण है वो ये है। इसको मैंने अपने पहले कर्ण जी के चैनल में भी आपको बताने का प्रयास किया था। तो विवाद का कारण ये है क्योंकि यहाँ से सड़क बनाई जा रही है लिपुलेख दर्रे को जोड़ते हुए, बीच में काला पानी विवादित क्षेत्र आ गया। इस कारण से चीन उसके जो सड़क निर्माण का विरोध कर रहा है और ये मामला वर्तमान में काफ़ी गर्मा भी गया है। देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से एक वीडियो उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये इसकी स्थिति है। क्लियर? तो ये तो होगी इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की, तो बड़ा नगर हो गया, राजधानी होगी, आपके सामने वर्तमान को जोड़ते हुए अपनों ने बात कर ली। अब देखिए भौगोलिक स्थिति में आपने लिखना है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। क्लियर? तो हिंदू जो है ये सर्वाधिक हिंदू यहीं पर रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें सर्वाधिक हिंदू यहां तो रहते हैं लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से है। परसेंटेज की दृष्टि से है, ये वैसे नहीं है। ये परसेंटेज है उसकी दृष्टि से है। वैसे तो भारत में आपको हिंदू ज्यादा मिल जाएंगे, 82% के आसपास है। ध्यान रखना 83 भी मिल जाता है, कई बार 84 भी मिल जाता है, वहां कंफ्यूज मत होइए। इन बातों को थोड़ा समझा करें। आप लिख दीजिए लगभग 82%। क्लियर? तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति की बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की है। और इसके अलावा यदि हम एक छोटी सी बात और करें जो कि वेल नोन है आपके लिए, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है सभी जानते हो, माउंट एवरेस्ट है ये। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई जगह इसको 50 भी लिख दिया जाता है, लेकिन पहले थोड़े टाइम के लिए कहा गया था, बाद में इसको नहीं माना गया। तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भौगोलिक स्थिति में ही हम कुछ बातें करेंगे। नेपाल की प्रमुख नदियां, नेपाल की प्रमुख नदियां, कोसी नदी, हालांकि भारत में भी है ये जो कोसी नदी है ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी नदी है। इसको लार्जेस्ट बोलते हैं। क्लियर? अपवाह बोला जाता है इसको। सबसे बड़ी, बड़ी की बात करोगे तो एरिया काउंट होता है, कितने क्षेत्र का पानी लेकर आती है। कर्नाली, ये सबसे लंबी नदी है। नेपाल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और भी छोटी मोटी नदियां होती है, बागमती नदी है, एक गंडक नदी भी है। इनका इंडिया से भी रिलेशन है। क्लियर? और नेपाल के राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, आपने दो बातें ध्यान रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एक तो पहला कौन सा है और एक सबसे बड़ा कौन सा है, बस इस पर ही ध्यान देना है आपने। पहला तो है
चितवन नेशनल पार्क और सबसे बड़ा जो है सागरमाथा नेशनल पार्क। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेपाल की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए, नेपाल की राजनीतिक स्थिति। देखिए, नेपाल में राजतंत्र चलता था। राजतंत्र कब स्थापित हुआ? 25 सितंबर 1768 में। और ये जो स्थापित किया गया था पृथ्वी नारायण सिंह के द्वारा। ये जो पृथ्वी नारायण सिंह है, इन्हें कहा जाता है नेपाल का संस्थापक, फाउंडर ऑफ नेपाल। ये आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है, फाउंडर ऑफ नेपाल कहा जाता है। स्टेट कब बना? 18 मई 2006 को स्टेट, इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था नेपाल को एक 18 मई 2006 को। गणतंत्र कब बना? 28 मई 2008 को। क्लियर? आप इसको कह सकते हो रिपब्लिक। गणतंत्र कब बना? देखिए, यहां पर आपसे क्वेश्चन बना भी हुआ है। गणतंत्र का मतलब राष्ट्रपति चुने जाएंगे, भारत का पहला नागरिक होगा वो, और राजतंत्र की समाप्ति होगी। यहां पर राजतंत्र समाप्त हो गया। और आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन आपके ये आया हुआ है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 28 मई 2008 को। लिख दीजिए, इस दिन नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ। क्लियर? अब देखिए, फिर नेपाल में संविधान कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 20 सितंबर 2015 को। नेपाल में संविधान लागू हुआ था ये। अब हम बात करेंगे कितने भागों में बांटा गया इसको, कितने आर्टिकल्स है इसके अंदर, और कितनी इसमें अनुसूचियां हैं। इंडिया में भी तो यही है, इसको शेड्यूल बोलते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, भाग 35 है, आर्टिकल्स जिसको आप अनुच्छेद कह सकते हो 308 है, और अनुसूचियां 9 है। क्लियर? नेपाल में जो प्रांत है 7 है, इनको प्रोविंस बोलते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है कि नेपाल को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? 7 प्रांतों में विभाजित किया गया है। क्लियर? और एक आपने ध्यान रखना है, पृथ्वी नारायण सिंह, ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, नेपाल की जो संसद है इसका जो नाम है फेडरल पार्लियामेंट। फेडरल पार्लियामेंट है, लेकिन
इसका एक नाम और माना जाता है, नेशनल असेंबली भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में नेशनल असेंबली इसका अपर हाउस है। तो एक बात तो आप लिख दीजिए, इसका अन्य नाम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, क्लियर। और इसमें जो सदस्य हैं ये भी आपके आया हुआ है, 275 इसके सदस्य हैं। थोड़ा सा गौर कर लेते हैं इसके अपर हाउस पर और लोअर हाउस पर। अपर हाउस, लोअर हाउस। ये जो अपर हाउस है इसको कहा जाता है नेशनल असेंबली, ठीक है। जैसे हमारे लोकसभा होती है, हम उसको संसद बोल देते हैं ना, उसी तरीके से नेशनल असेंबली को भी संसद बोल दिया जाता है। लोअर हाउस है, इसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, इसके जो प्रथम राष्ट्रपति है, पहले राष्ट्रपति, या इसको ऐसे मत करो, ऐसे लिखिए राष्ट्रपति। दो बातें करनी है अपनों ने, एक तो प्रथम, इनके जो प्रथम राष्ट्रपति बने हैं ये है रामवरण यादव। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला पूछ लिया जाता है। और जो वर्तमान राष्ट्रपति है ये है विद्या भंडारी। और विद्या भंडारी जो है, इसके साथ एक आप कह सकते हो एक तथ्य जुड़ जाता है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति। जैसे अपने यहां पर प्रतिभा पाटिल है ना, वैसे। अब इसमें प्रधानमंत्री भी है। इसी में हम ये लेके चलेंगे प्रथम। जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं ये है गिरिजा प्रसाद कोरेला। क्लियर। और जो वर्तमान है ये है खड़ग प्रसाद ओली। आप इनको कई बार केपी ओली के नाम से भी जानते हो। देखिए, एक तो ये जो है 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, और 2015 के बाद में ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो संवैधानिक रूप से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री है ये ध्यान रखना। 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री जो संवैधानिक रूप से चुने गए, ध्यान रखना, जो संवैधानिक मतलब संविधान लागू होने के बाद, लिख दीजिए कंफ्यूज ना हो जाए। और एक बात और ध्यान रखें, ये जो गिरिजा प्रसाद कोरेला है ये नेपाल के प्रथम लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री रहे हैं। क्लियर, ध्यान रखिए, मतलब इनके काल में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तो नेपाल के प्रथम लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोरेला है, और वर्तमान में केपी ओली है। ये 2 बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं,
और ये नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री है जो संवैधानिक रूप से चुने गए। यहाँ पर संवैधानिक रूप से चुनने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेपाल का संविधान लागू हुआ था। अभी अपनों ने बात की थी 20 सितंबर 2015 को, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेपाल की आर्थिक स्थिति पर बात करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, आर्थिक स्थिति। देखिए, इस पर इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था और वो आपके लिए वेल नोन है। जैसे मुद्रा, इसकी मुद्रा है रुपया। जैसे नेपालीज रुपया बोल देते हैं इसको, तो रुपया जो भारत की मुद्रा है वही इसी की मुद्रा है। नेक्स्ट लिखिए, नेपाल में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया है। आप जानते हो, अभी अपनों ने कोसी नदी, कर्णाली नदी, इस प्रकार की कई नदियों की बात की थी, लेकिन हाइड्रो पावर के मामले में है तो आगे ये, लेकिन यूज़ नहीं कर पाया है। इसके मुख्य कारणों में आप टेक्नोलॉजी कह सकते हो। इस संदर्भ में थोड़ा ये पिछड़ा हुआ है। एक नेपाल और भारत की यदि अपने बात करें तो एक बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई गई है। एक लाइन लिख दीजिए, प्रथम बौद्ध सर्किट ट्रेन। ये क्या है? 4 अक्टूबर 2019 से भारत व नेपाल के बीच प्रारंभ की गई ट्रेन। तो आप भली भांति समझ गए होंगे, 4 अक्टूबर 2019, डेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पिछले साल की ही बात है और ट्रेन प्रारंभ की गई। अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, करंट से रिलेटेड है। क्या होगा? बौद्ध सर्किट। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा। अब गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी स्थान है उनका भ्रमण करवाया जाएगा। आप जानते ही हो, बहुत सारे स्थान हैं। सारनाथ है, श्रावस्ती है, बोध गया है, कुशीनगर है। इस तरीके से बहुत सारे स्थान हैं जहां पर जन्म लिया, शिक्षा दी, उपदेश दिया, एक्सेट्रा जो भी है, उन स्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा। आपके लिए काम की चीज़ ये कि बौद्ध सर्किट ट्रेन भारत और नेपाल के बीच में चालू की गई है, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानों का भ्रमण करवाएगी। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे नेपाल की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हेडिंग डाल दीजिए, कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो भी हम नेबरिंग कंट्री पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर है, ये ध्यान रखें। क्लियर? बहुत सारी बातें हैं, जैसे
प्रथाएं, कुछ ट्रेडिशन है, उनकी बात करने जा रहा हूं। हालांकि कईयों पर रोक भी है, लेकिन उनको जानना जरूरी है। एक प्रथा है चौपदी प्रथा। ये प्रथा क्या होती है? जो महिलाओं में जब मासिक धर्म की स्थिति आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं जिसको, तब उनके साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। काफी एक कुरीति की तरह है ये। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, धर्म की स्थिति के समय महिलाओं के साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। क्लियर? एक और प्रथा लिख दीजिए, जानकू प्रथा। यह है जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली प्रथा है। आप ये कह सकते हो कि जन्म से संबंधित है। ये जब बच्चा जन्म लेता है, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम किया जाता है, उसको हम जानकू प्रथा कहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, जन्म के समय से संबंधित। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो जानकू है, ये एक प्रकार का कल्चरल सिंबल भी है। सिंबल भी है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो, जैसे अपने हाथ लगाते हैं ना, ऐसे ये हमारा कल्चरल सिंबल होता है। स्वास्तिक बनाते हैं, ये हमारा कल्चरल सिंबल होता है। ठीक उसी तरीके से ये कल्चरल सिंबल भी है। एक और है पू। ये जो चेप्पू है, ये भी क्या है? एक कल्चरल सिंबल है। ये जैसे आप ये कह सकते हो कि बुरी नज़र से बचाने वाला सिंबल है। ये बुरी नज़र से बचाने वाला सिंबल। जैसे हम अपने घर के आगे एक राक्षस जैसी आकृति लगा देते हैं ना, ठीक उसी टाइप का ये है, जिसको चेप्पू नाम दिया गया है। तो ये कल्चर, ये इनका जो सिंबल है जानकू, एक प्रथा भी है और एक कल्चर सिंबल के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरीके से एक चेप्पू है, वो भी बुरी नज़र से बचाने वाले सिंबल के रूप में एक कल्चरल सिंबल जाना है। क्लियर? अब लिखिए प्रमुख उत्सव, फेस्टिवल। बहुत सारे हैं। दासेन, दासेन है। तिहार है। बुद्ध पूर्णिमा, तीज, जजात्रा, ये आया विवाह है। जानाई, ये भी आया हुआ है। तीन आपने बेसिक रूप से ध्यान रखने हैं जो आए हुए हैं। दासीन आया हुआ है, जजात्रा आया हुआ है, जानाई भी आया हुआ है। ये यहाँ के मेन फेस्टिवल है, प्रमुख उत्सव है। अब इनमें ज़्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा ये। क्लियर? मैंने आपको पहले ही कह दीजिए, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो जाती है। इनमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि ये दासेन कैसे मनाया जाता है, फिर हम अपने तथ्य से भटक जाएंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल ऑफ नेपाल, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की।
नेशनल फ्लैग। इसके बारे में आप एक बात ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र ऐसा झंडा है ये जो आयताकार नहीं है। ध्यान रखें, आगे लिख दीजिए विशेष में, विश्व का एकमात्र फ्लैग जो आयताकार नहीं है। क्लियर? ये इस तरीके से है। ऐसे है ये। अब देखिए यहां पर जो है ये अर्ध चांद बना हुआ है और यहां पर एक सूरज की थोड़ी स्थिति भी है। यहां पर एक पूरा सूरज दिखाया गया है, सन। ये पूरा सूरज है। आप ये कह सकते हो कि ये तो सूर्य है और ये अर्ध चांद है, अर्ध चांद है। इसमें प्रतीक के रूप में ये कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेपाल का अस्तित्व बना रहेगा। इस तरीके से ये बात कही गई है। और ये जो है इस साइड में यहाँ पर ये ब्लू कलर है, यहाँ पर इस साइड में एक ब्लू कलर बना हुआ है। ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी सी यहाँ बनी हुई है, ये ब्लू कलर शांति का प्रतीक है। क्लियर? ब्लू कलर। और यहां पर रेड कलर है, इसके अंदर जो है ये रेड कलर है। ये यहां पे लिख दीजिए, आप फिर कुछ और बना दोगे। ब्लू कलर ये शांति का प्रतीक, जैसे अपने व्हाइट कलर शांति का प्रतीक मानते हैं ना, वैसे। और जो रेड कलर है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अलग से बन जाता है। ये है नेपाल का नेशनल कलर का दर्जा दिया गया है इसको। नेपाल का नेशनल कलर का दर्जा दिया गया है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे राष्ट्रीय पशु गाय है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण को नेशनल एनिमल गाय है, पूछा जा सकता है। क्लियर? नेशनल फ्लावर ये है लालीगुरांस। अब यहां एक बात ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए ये जो लालीगुरांस है ये रोडोडेंड्रोन वृक्ष का पुष्प है। अब आपके एक क्वेश्चन आ गया था कि नेपाल का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो उसमें लालीगुरांस नहीं दे रखा था, उसमें रोडोडेंड्रोन दे रखा था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनसे आपको निपटना पड़ेगा, किस तरीके से पूछता है। वैसे ये रोडोडेंड्रोन जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है ये। क्लियर? अब देखिए नेपाल का राष्ट्रीय खेल ये वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल है, ध्यान रखें ये 2017 से है। ऑफिशियल रूप से इसकी घोषणा 2017 में की गई थी। वैसे एक डांडी बोए इससे पहले माना जाता था, ऑफिशियल नहीं था। एक लाइन लिख दीजिए, इससे पहले डांडी बॉय को माना जाता था, ऑफिशियल नहीं था। लेकिन आप कहीं पढ़ें तो ध्यान रखें, वॉलीबॉल वर्तमान में नेपाल का नेशनल गेम है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका जो फोक डांस जो माना जाता है या सोंग, ये है कांडियान माना जाता है। क्लियर। और इसकी जो राष्ट्रीय भाषा है नेपाली है। ये राष्ट्रीय पोशाक ये है दोरा सुरुवाल। क्लियर। तो ये इसकी कला और संस्कृति को हमने जानने का प्रयास किया है। अब मैं कुछ विशेष बातें हैं वो बताना चाहूंगा। हेडिंग डाल दीजिए विशेष। पहला पॉइंट लिखिए, नेपाल में 4 क्षेत्र विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। जैसे अपना जयपुर हो गया, ये है ना, वैसे कौन कौन से हैं 4 क्षेत्र? एक तो है काठमांडू घाटी, दूसरा है 2 नेशनल पार्क जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। एक पहले लिख दीजिए, स्थान का नाम है लुम्बिनी, ये, और सागरमाथा नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क। इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने बात कर ली थी। सोनाली बॉर्डर, सोनाली बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बॉर्डर जो है नेपाल व भारत के मध्य है। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अब तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में काला पानी विवादित हो गया है। तो ये बॉर्डर से संबंधित विवादित मामला है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो सोनाली बॉर्डर है ये किन देशों के मध्य है? ये भारत और नेपाल के बीच में है। मैं वापस रिपीट कर दूं, सोनाली बॉर्डर नेपाल व भारत के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। और तीसरा, एक अब छोटी छोटी बातें हैं। नेपाल में महाशिवरात्रि का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। रामायण सर्किट प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए। इसके तहत जनकपुर नेपाल व अयोध्या यूपी के मध्य एक बस सेवा संचालित की गई है, प्रारंभ की गई है, लिख दीजिए। 5वां लिखिए, नेपाल में दुनिया का सबसे छोटा आदमी, बोना आदमी कह सकते हो, चंद्र बहादुर है। तो जो चंद्र बहादुर जो है, जो कि सबसे छोटे आदमी है, वो नेपाल से संबंधित है। ये 54.6 सेंटीमीटर के, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बनने के कम ही चांस है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। तो दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर है। एक बात और लिख दीजिए, नेपाल में शनिवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। क्लियर। जैसे अपने रविवार को हम छुट्टी का दिन मनाते हैं, अवकाश होता है, उसी तरीके से नेपाल में शनिवार को अवकाश होता है। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों, आज हमने नेबरिंग कंट्री सीरीज के तहत नेपाल को जानने का प्रयास किया। इतना विस्तृत अध्ययन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मैंने तैयार किया है और आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये आपसे इतनी ही मांग करता है और इसके अलावा यदि कोई आपने मांग रखनी है तो वो करंट अपडेट रख सकते हो। जैसे अभी जो भी काला पानी के संबंध में कोई भी नई बात सामने आएगी उसको आप अपडेट ज़रूर करके रखें। तो नेपाल के संबंध में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप अपने नोट्सों में इसे शामिल कर लें और अन्य कोई बात हमारे सामने आएगी तो उसको हम साथ में लेकर करेंगे। क्लियर? बार बार मैं अपडेट कराता जाऊंगा। जैसे एक अपडेट के तहत यदि मैं आपसे एक बात कहूं तो इंडोनेशिया में आप ऐड कर लें। इंडोनेशिया में मेरे से ये स्लिप हो गई थी। सुमात्रा द्वीप अपनों ने ऐसे किया था। ये सुमात्रा द्वीप है, वहाँ बनाया हुआ है। यहाँ मैं थोड़ा रफली बना देता हूँ। और इस साइड में अपनों ने जावा द्वीप किया था, याद कीजिए। और इधर जावा सागर था और इधर आपका हिंद महासागर है। ऐसी स्थितियां अपनों ने पढ़ी थी। ये मिस हो गया था शायद। ये जो पोर्शन है ये है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने से मिस हो गया था। तो इंडोनेशिया में आप इसको ऐड कर लें। सुंडा जल संधि सुमात्रा द्वीप और जावा को क्या करती है? अलग अलग करती है, जबकि जावा सागर और हिंद महासागर को क्या करती है? ये जोड़ती है। क्लियर? तो दोस्तों, इस अपडेट के बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।